हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीनल कैंसर या रीनल कैंसर या रीनल सेल कैंसर या किडनी कैंसर, ऑल्सो नोन एज किडनी कैंसर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी सेल्स नोन एज रीनल कैंसर। यहाँ पे दो तरीके के कैंसर होते हैं, मैलिग्नेंट होता है और एक बिनाइन होता है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस। रीनल कैंसर और किडनी कैंसर। Kidney cancer is benign when healthy cells in one or both kidney change and growth out of the control, forming a mass called a renal cortical tumor. A tumor can be malignant, indolent, or benign. A malignant tumor is a cancerous and meaning it can be grow and spread to the other parts of the body. यानी कि जो किडनी कैंसर होता है, ऑल्सो नोन एज रीनल कैंसर or renal cell cancers, then it can be benign when healthy cells in one or both kidney. यानी कि ये बिनाइन होता है कब, जब हेल्दी सेल्स होंगे वन में या दोनों किडनी में भी चेंज हो जाते हैं। हेल्दी सेल्स की जो चेंज हो जाती है, हेल्दी सेल्स जो होते हैं उनमें चेंज हो जाता है एंड ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, और वो ग्रो होने लग जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल्स ग्रो होते हैं वो एक स्ट्रक्चरली फॉर्म होते हैं, यानी कि एक फॉर्मेट में फॉर्म होते हैं कि इतने ही सेल्स होने हैं, उनका इतना साइज होना है समथिंग, या इतने अमाउंट में उनका ग्रोथ होना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो उनमें जो होता है चेंजेस होने लग जाते हैं और अनकंट्रोल, इनके आउट ऑफ कंट्रोल उनमें क्या होता है ग्रोथ होने लग जाती है। और वहाँ पे क्या होता है फॉर्मिंग अ मास, एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं रीनल कॉर्टिकल ट्यूमर बोलते हैं। अब ये जो ट्यूमर होता है वो कैन बी मैलिग्नेंट हो सकता है, इंडोलेंट हो सकता है और बिनाइन भी हो सकता है। मैलिग्नेंट का मतलब है कि ट्यूमर जो है वो कैंसेरियस है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो मैलिग्नेंट है इसमें जो कैंसर है वो ग्रो होगा और स्प्रेड होगा अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि एक बिनाइन होता है जो जहाँ पे ग्रो हुआ है वो वहीं के एरिया को अफेक्ट करेगा, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो स्प्रेड होगा, यानी कि जैसे किडनी के आसपास का जो एरिया होगा, जो भी ऑर्गन होंगे उनको भी वो अफेक्ट करेगा। तो ये फ़र्क होता है हमारा बिनाइन में और मैलिग्नेंट में। देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या है इसमें। रिस्क फैक्टर यानी कि ऐसी 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 कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, उसे हम रिस्क फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि टोबैको यूजेस, जो भी लोग टोबैको यूज़ करते हैं माउथ कैंसर होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग से लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जिसको हम इनहेल कर सकते हैं या फिर स्किन पे वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी वजह से अगर उनका लॉन्ग एक्सपोजर होता है, किसी फैक्ट्री में कोई ऐसे लोग होते हैं जो इस फैक्ट्री में इस तरीके के केमिकल का यूज़ होता है और वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उनको लॉन्ग एक्सपोजर के बाद ये कैंसर होने का चांसेस होता है। ओबेसिटी तो बहुत सारी डिजीज़ का या फिर जो भी कैंसर्स होते हैं उनका एक रीज़न होता है, मेन कॉज होता है। देन आता है डायलिसिस। कई बार क्या होता है कि किडनी फेल हो जाती है तो उसमें डायलिसिस करना पड़ता है, तो डायलिसिस अगर चल रहा है तो उस टाइम पे भी किडनी में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसमें आपके जो साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। हिमेट्यूरिया होता है, हिमेट्यूरिया यानी कि आपके यूरिन में ब्लड आना। फ्लैंक पेन होता है, इसमें क्या होता है कि जो इलियम है उसके बीच का जो पार्ट है उसमें पेन होता है। वेट लॉस हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, ये सब बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स में कैंसर में। नाइट स्वेट्स होता है, डिस्पेनिया हो जाता है। पाल्पेबल मास्क इन फ्लैंक और एब्डोमेन, जैसे कि फ्लैंक मैंने बताया अभी कहाँ का एरिया होता है, और एब्डोमेन यहाँ पे पाल्पेबल मास फील होने लग जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गांठ बन जाना या कुछ ऐसा फील होना। देन होता है कफ, बोन पेन विद एडवांस डिजीज़। जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती जाती है उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। देन आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है इसमें और बहुत ही इफ़ेक्टिव वो चीज़ होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। बहुत बार यही किया जाता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बट उसके बाद भी अगर नहीं क्लियर होता तो सीटी स्कैन कर सकते हैं, IVP कर सकते हैं, इंट्रावेनेसिस पाइलोग्राम कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं,
साइटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रीनल एंजियोग्राम कर सकते हैं, रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। देन आता है मैनेजमेंट हम इस तरीके जो भी कैंसर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है, लाइक कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ इन द सेंस किसी भी ऑर्गन में कैंसर है, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर है, तो उसमें रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी तो बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, तो आप इसमें आंख बंद करके ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देन आता है इसमें हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, और कीमोथेरेपी में बी यूज्ड विद दी सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। पैरिटल नेफ्रेक्टोमी में बी डन, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी भी कर सकते हैं। नेफ्रेक्टोमी यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो भी नेफ्रॉन्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, जो भी अफेक्टेड एरिया हो सकता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या यहाँ पे लर्न किया वो देखेंगे हम बिल्कुल 1 मिनट की समरी में। सबसे पहले हमने पढ़ा रीनल कैंसर क्या होता है, रीनल को अफेक्ट करता है वो रीनल कैंसर होता है। इसमें जो रिस्क फैक्टर होते हैं क्या होते हैं, टोबैको यूज, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल समथिंग या ओबेसिटी बोल सकते हैं, डायलिसिस वगैरह, किडनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसमें क्या क्या देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि किडनी से रिलेटेड चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो किडनी से क्या यूरिन आता है, तो उसमें अगर हिम यानी कि ब्लड आ रहा है तो हीमेट्यूरिया बोलेंगे। फ्लैंक पेन हो सकता है, इसमें वेट लॉस, हम जो भी कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें वेट लॉस लिख सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, फीवर कॉमन सिम्टम्स है। डिस्पोनिया, पाल्पेबल मास्क हो सकता है, कफ। देन लास्ट में हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होगा, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही कॉमन है। देन हमने पढ़ा था मैनेजमेंट मैंने आपको बहुत कॉमनली बताया था, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी, ये हम इसको दे सकते हैं, इस पेशेंट को दे सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड बार बार मुझसे आप जो बुक पूछते हैं मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली में इस बुक का नाम मुझे भी नहीं पता कि ये क्या बुक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये इस तरीके से अवेलेबल है। मैं आपको पूरी बुक किस तरीके से दिखा दी कि मेरे पास ये इस तरीके से अवेलेबल है, यहाँ पे कहीं पे भी बुक का कोई नाम नहीं दिया गया है। तो सॉरी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि ये इनकन्वीनियंस है उनके लिए कि मैं उनको इसका नाम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने जब नर्सिंग की थी देन जब मैं स्टडी करती तो मुझे किसी सीनियर ने ये बुक दी थी, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में क्रैश कोर्स टाइप अगर हमें करना है तो ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से मुझे लगा कि मैं क्यों ना अपने सब्सक्राइबर के साथ भी ये बुक शेयर करूं, तो देन मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया और मैंने डायरेक्टली बुक से ही बनाना स्टार्ट किया, ताकि इसमें कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रिलेवेंट हैं या मैं अपने आप से बोल रही हूँ। तो डायरेक्ट आपका जो इंटेंशन है या इंटरेस्ट है वो क्लियर रहे, मेरा इंटेंशन क्लियर रहे, आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और रियल है और कहीं ना कहीं से बुक से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।